नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश कन्नौज का रण महाभीषण। पार्टी कार्यकर्ताओं के पूरे जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके नामांकन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने जब कन्नौज में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके साथ चाचा राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आने से अब यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, जिसके बाद यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि कन्नौज के मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक हैं। वो इस बार भी मैदान में हैं और नामांकन करा चुके हैं। सपा के दाव पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है। वो माफियाओं के मातम में जाते हैं। कन्नौज की जनता ने हमेशा इतिहास लिखा है। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाव पर है। समाजवादी पार्टी में स्वयं अखिलेश यादव पर ही इस सीट को लेकर जिम्मेदारी है। इसी तरह भाजपा में सांसद सुब्रत पाठक, समाज कल्याण मंत्री व सदर विधायक असीम मरुण, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, छिबरामऊ, तिरवा व रसूलाबाद विधायक की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। कन्नौज के रण में अब अखिलेश यादव होंगे मैदान में। अखिलेश यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। को कोई टिपिकल नहीं हुआ है, तो टिपिकल तो उनके लिए हुआ है ना। तो ही देखो तेज प्रताप को टिकट दिया और फिर उसके लोगों ने बोला नहीं, तेज प्रताप नहीं जीत पाएंगे, आप ही आइए। तो अब वो आप आओगे तो ही लड़ाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर वो भी जानते हैं कि लड़ाई होगी, मतलब लेकिन तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पहले जीत जाती तो अब स्वाभाविक है कि अब लड़ाई होगी और लड़ाई में लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अच्छा, अचानक अमेठी में भी सुना है कि 48 घंटे के अंदर बदला जा रहा है प्रत्याशी। हाँ, तो आने चाहिए ना। देखो, चुनाव हम छोड़कर भाग गए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई, राज्यसभा में चली गई, क्यों? तो ये एक ही डर होता है कि हम हार ना जाएं। अब ठीक है, राहुल जी के ऊपर तो हार का कलंक लग ही चुका है, अखिलेश जी के ऊपर तो हार ही चुके हैं। मान लो डिम्पल जी हार गई तो बात तो एक ही है, अखिलेश डिम्पल कोई हार है तो स्वाभाविक है। घर की महिला जब होती है तो स्वाभाविक है हम लोगों की तरफ प्रतिष्ठा ज्यादा लगी होती है। तो कुल मिलाकर जब डिम्पल जी यहाँ से हार ही चुकी हैं तो अब अखिलेश हार जाएंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। सुब्रत पाठक ने भी आज ही नामांकन किया है और जैसा कि सुब्रत पाठक ने कहा कि अभी तक बीजेपी की एक तरफा जीत थी और अब लड़ाई होगी। देखिए, बिल्कुल लड़ाई इस बार बेहद खास इसलिए भी हो जाती है कि कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम सीट मानी जाती है और सुब्रत पाठक से लड़ाई करने के लिए खुद अखिलेश यादव अगर मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए आगे जरूर आएंगे। ऐसे में अगर सुब्रत पाठक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि 13 मई को जब मतदान होगा तो आखिरकार कौन किसकी साइड रहता है। अखिलेश यादव ने आज नामांकन दाखिल किया है तो साफ तौर से जो लोग हैं, पार्टी के लोग, चाहे वो वहाँ की जनता हो, इसलिए और ज्यादा खुश इसलिए क्योंकि डिम्पल यादव वहाँ से खुद सांसद रह चुकी हैं, अखिलेश यादव वहाँ से खुद सांसद रह चुके हैं और ऐसे में उनके पास में एक बहुत बढ़िया विकल्प है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव अगर जब चुनाव लड़ेंगे तो जरूर
बेहद रोमांचक दिलचस्प ये मुकाबला होगा और सुब्रत पाठक के सामने एक बहुत ही करारा कैंडिडेट है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव पार्टी से। तो जरूर अब जो आने वाला समय है जब वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव में, तो सांसद के रूप में अखिलेश यादव कितना एक्टिव मोड में दिखते हैं, कैसी जनसभाएं करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब डिंपल यादव से जो सीट गई थी, अब अखिलेश यादव उनके लिए वो सीट जीत पाते हैं, ये बड़ी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल शिवा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से कन्नौज लोकसभा सीट अब हॉट सीट में परिवर्तित हो गई है, राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर कन्नौज लोकसभा सीट से शुरू होना और उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां से सांसद रही और फिर 15 साल बाद अखिलेश यादव वहां से ताल ठोक रहे हैं। तो कितना दमखम वहां पर अखिलेश यादव दिखा पाएंगे, क्योंकि उसे गढ़ मानते हैं। और आज सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि वो गढ़ मान रहे हैं और वो हमारा घर है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को बाहरी भी करार दिया है। देखिए, सुब्रत पाठक तो 5 साल के सांसद है, लेकिन अखिलेश यादव का अगर इतिहास देखा जाए, समाजवादी पार्टी का इतिहास देखा जाए, तो समाजवादी के घर में वो सीट रही है। और ऐसे में सुब्रत पाठक को यकीन इसलिए है क्योंकि एक लहर की भी बात जब सामने आती है तो लोगों को जरूर इस बात का एक मौजूदा अंदाजा होता है कि वोट उनके ही पक्ष में पड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अगर सीट से खड़े हैं, उस जगह से खड़े हैं जहां पर डिंपल यादव हारी थी और डिंपल यादव एक बार वहां से सांसद भी रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जोश ज्यादा बढ़ जाता है। और यही एक बात है कि जिस 5 साल से वो भाजपा के विधायक सांसद को वो वोट कर रहे थे, इस बार लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, अखिलेश यादव को जिताते हैं या फिर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुब्रत पाठक को जिताते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा एक अहम मानी जा रही है इस चुनाव में लोकसभा की, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार विपक्षियों पर एक तरीके से हमलावर हुए थे। कई बार ये कह रहे थे कि जो उनकी सीट बदली जा रही है सिर्फ उनकी ही पार्टी में सीटें नहीं बदली जा रही हैं, बीजेपी में भी सीट बदली जा रही है। इसलिए ये एक नई स्ट्रेटेजी कही जाएगी कि अखिलेश यादव एक नई स्ट्रेटेजी के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि पहले किसी और का नाम देते हैं और एंड वक्त में किसी और का नाम तय कर देते हैं। पहले ये लगता था कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो 2 खेमे में बट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो दिल से समाजवादी पार्टी के लोग हैं और दिल से वो समाजवाद के लिए काम करेंगे। तो ये एक बहुत अहम बातें हैं जो अखिलेश यादव कभी कभी बोलते हैं। तो इस बार अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से क्या जीत हासिल कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मर्यादा लगी हुई है खानदान की, मर्यादा लगी हुई है समाजवादी पार्टी की कि जो सीट डिंपल यादव उस जगह से हार गई थी, क्या अखिलेश यादव उस सीट को वापस ला पाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के खेमे में कन्नौज की सीट आएगी, ये एक बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे थे, जिला इकाई के जो तमाम लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, तो लोगों में उत्साह काफी है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आने वाले समय में जो कन्नौज की सीट है वो अब किस खेमे में जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि अखिलेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब कन्नौज लोकसभा सीट हॉट सीट हो गई है और यहाँ पर अब सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अब बात करेंगे 2 लड़कों की बात ओबीसी पर से घात। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने 9 जातियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में पीएम मोदी ने कहा कि यहां यूपी में हमारी कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुर्जर, राजभर, तेली ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। भारत के संविधान के अनुसार उनका हक है और उनका हक इससे छीनकर सपा और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहती है। पीएम ने कहा कि सपा अपने वोट बैंक के खातिर यादवों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही। मोदी ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसमें कुछ चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। पीएम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है, इसका आधार भी ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते रहते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। के लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है, जो ओबीसी का कोटा है
27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले, ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना। और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आए और ओबीसी को एक बड़ा हथियार बनाया। हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आगरा की बात करें तो 2 लोकसभा के लिए जनसभा का यहाँ आयोजन था और जिसमें शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की। जमकर यहाँ विपक्ष पर बरसे, इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी प्रहार किया और उन्होंने कहा कि ओबीसी के साथ एक बड़ा खेल खेलने की बात की जा रही है, उनका ओबीसी का हक छीनने की बात की जा रही है और अपने चहेते वोट बैंक को ये लोग फायदा पहुंचाना चाहते हैं और ओबीसी जो कोटा है उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तमाम यहाँ बातें की गई। राजस्थान की बात की गई कि राजस्थान में गहलोत सरकार के अंतर्गत जो पेपर लीक किया गया, ये बात गहलोत सरकार के जो ऑफिस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने खुद कही है। तो यहाँ और संबोधन किया और साफ तौर से जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है उसको लेकर बात जो कई बार उन्होंने कहा कि ओबीसी जो कोटा है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करके अपने चहेतों को ये फायदा देना चाहते हैं। जैसी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं। आगरा में आज उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओबीसी को एक बड़ा हथियार बनाया। और अब बात करेंगे एनसीपी का वादा, खुशहाली का इरादा। एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है।
लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, एनसीपी और एससीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया। साथ में घोषणा पत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया। बता दें कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम एससीपी पत्र रखा है और इस बीच शरद पवार ने अमित शाह के किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जाति जनगणना के लिए समर्थन जताते हुए किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग के गठन, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा किया। पार्टी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन करती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को खारिज करती है। और अब बात करेंगे आयोग क्या संज्ञान विवादित बयान। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के वरिष्ठ नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए। दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद गुरुवार को संज्ञान लिया। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए। दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जवाब देने को कहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। बता दें कि पीएम मोदी और राहुल गांधी को नोटिस, आपको बता दें कि विवादित बयानों को लेकर जवाब तलब किया गया है। जिस तरीके से चुनावी भाषणों में जाति, धर्म को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की जाती, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये नोटिस जारी किया गया। प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी और राहुल गांधी को नोटिस दिया गया और जवाब तलब किया गया है। बिल्कुल, देखिए, हेट स्पीच के मामले को लेकर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नोटिस भेजा है और सीधे तौर पर ये जो आरोप लगाए थे ये भी दोनों पार्टियों की तरफ से लगाए गए थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए थे और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। अब दोनों शिकायत पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को जो है नोटिस दिया है और उनसे ये जवाब मांगा है कि आप सीधे तौर पर जो भी प्रदर्शन रैली में जा रहे हैं या भाषण दे रहे हैं उसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि देश को तोड़ करने वाली या के आधार पर उसकी वजह बताइए। सीधे तौर पर इस तरीके के भाषण पर चुनाव आयोग ने पहले भी सख्ती बरतने के संदेश दिए थे। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस दिया गया, जवाब तलब किया गया है। चुनावी भाषणों में हेट स्पीच के मामले में इसी ने नोटिस भेजा है। और अब बात करेंगे राहत बड़ी आफत टली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में बड़ी राहत दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में बड़ी राहत दी। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चाईबासा जिला स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था और इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस जन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है। अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। इसी शिकायतवाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज किया गया था। इसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता को राहत मिली है। और अब बात करेंगे जेल का फरमान, निडर होकर करें मतदान। लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, इसको लेकर यूपी की गोंडा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाए, इसके लिए यूपी की गोंडा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। वोट देने जाएंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में होने वाले इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ में जो उनके सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, उनको भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। जनपद गोंडा में हमारे जो बंदी विरुद्ध हैं, चूँकि ये बंदी वोट दे नहीं सकते, इसलिए तय किया गया कि जो उनके परिजन मुलाकात में आते हैं उनकी जो है इस मामले में जागरूक किया जाए। इस पहल के जरिए अब तक 400 से ज्यादा कैदियों के परिवारों को जागरूक किया जा चुका है। मतदान के लिए है, जो जेलर साहब ने बताया है, तो वो तो अच्छी बात है। मतदान तो सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे और घर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे। वैसे तो पहले से पता है ही सबको। यहाँ के जेल अधीक्षक साहब ने हम लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित और मतदान के लिए बताया और अभी मेरा गोंडा मेरी शान, हम लोग वोट देंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जेलर साहब द्वारा जागरूक किया गया है चुनाव को लेकर, जो 20 मई को है 5वें चरण में, उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने मित्रगणों को, साथियों को, घर वालों को समझाएं कि मतदान लेना कितना जरूरी है। गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।